हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। तो वेलकम टू आवर चैनल लर्न टू अर्न। आज का ये टॉपिक रहने वाला है रिगार्डिंग अकाउंट्स। तो अकाउंट्स जैसे हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं जिसके अंदर हमने समझाया था कि किसी भी कंपनी के एक फाइनेंशियल रिजल्ट्स किस तरीके से पढ़ना चाहिए, किस तरीके से उसके अंदर फंडामेंटली चीजें समझनी चाहिए, उसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अब अगर आप उनकी अकाउंटिंग मतलब उसके अंदर जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स के अंदर जो अकाउंटिंग कैसे होती है उसका बेसिक अगर जानना चाहते हैं तो ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो उसके बारे में थोड़ा बहुत समझना चाहते हैं, मतलब बेसिक अकाउंट जानना चाहते हैं, बेसिक अकाउंटिंग समझना चाहते हैं। उनके बारे में ये वीडियो रहने वाली है, चाहे वो स्कूल के स्टूडेंट्स हों या फिर कोई ग्रेजुएट्स हों या खुद आप अपने पर्सनल पर्पस के लिए तक आप मान लीजिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और आप बेसिक अकाउंटिंग जानना चाहते हैं कि किस तरीके से होती है। तो ये एक शॉर्ट वीडियो रहने वाली है। शॉर्ट वीडियो के अंदर मैं समझाऊंगा कि अकाउंटिंग काम किस तरीके से करती है। तो अकाउंटिंग अगर ये आप भले ही कॉमर्स स्टूडेंट्स हो चाहे नॉन कॉमर्स स्टूडेंट हो, अकाउंटिंग आपको समझ में आने लगेगी कि किस तरीके से काम करती है इस वीडियो के बाद होपफुली। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। तो अगर मैं बात करूं अकाउंटिंग की, तो सबसे पहले अकाउंटिंग की अगर मैं बात करूं तो कोई भी एक अकाउंट, कोई भी एक एंट्री होती है, कुछ भी एक बिजनेस के अंदर काम होता है तो उसकी एंट्री पड़ती है। मैं कुछ भी ट्रांजेक्शन कर रहा हूं इन रिलेशन टू फाइनेंस, तो अगर मैं कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहा हूं, कोई भी चीज कर रहा हूं, उसकी बिजनेस के अंदर एक एंट्री जरूर होती है। मान लीजिए आपने कुछ परचेज करा तो उसकी एक एंट्री होगी। आपने परचेज के लिए मान लीजिए आराम से परचेज करा था, उधार में परचेज करा था, तो उसकी एक एंट्री होगी। आपने जब उसको पेमेंट करी तब उसकी एक एंट्री होगी। आपने सेल्स करी उधार के ऊपर तब उसकी एक एंट्री होगी। आपने सेल्स के लिए रिसीविंग करी उसके लिए एक एंट्री होगी। तो कोई भी फाइनेंस से रिलेटेड कुछ भी मेरा काम हो रहा है, फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन हो रही है, उसकी एक एंट्री डलती है मेरे बिजनेस के अंदर। तो सबसे पहले तो अकाउंटिंग आपको समझ में आने लगेगी। अकाउंटिंग क्या होती है? अकाउंटिंग किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, कोई भी बिजनेस के अंदर काम हो रहा है इन रिलेशन टू फाइनेंस, तो वो मेरे अकाउंट्स के अंदर डलती है। मतलब कहीं पे मेरा अगर कोई पैसा ऊपर नीचे हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उसके लिए जो अकाउंटिंग एंट्री डलती है उसी को अकाउंटिंग कहते हैं। सिंपल भाषा के अंदर मैंने आपको समझाया है। तो अगर मैं बात करूं कि सबसे पहले अकाउंटिंग जो होती है वो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम पे चलती है। यानी कि कोई भी एक ट्रांजेक्शन होगी, कोई भी एक एंट्री डलेगी मेरे बुक्स के अंदर, मेरे अकाउंट्स के अंदर, उसके दो लेग्स होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देता हूं, आपने कोई परचेज करी, कुछ भी आपने रॉ मटेरियल परचेज करा बिजनेस के अंदर। रॉ मटेरियल जब आप परचेज करते हैं बिजनेस के अंदर तो उसके अंदर दो ट्रांजेक्शन, दो एंट्री क्या क्या हो सकती है। पहला, आपने खर्चा करा। दूसरा, आपने उस खर्चे करने के लिए या तो आप कैश में खर्चा करेंगे तो कैश 1 लाख हो गया, 1 लाख हो गया खर्चा, 1 लाख हो गया कैश। या फिर अगर आपने उधार पे खरीदा है तो 1 लाख हो गया खर्चा, 1 लाख हो गया मेरा लायबिलिटी यानी कि उधार। ठीक है, तो किसी भी अकाउंटिंग एंट्री के अंदर 2 लाख होना जरूरी है, जब इसको बोला जाता है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। ठीक है, तो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के अंदर कोई भी एंट्री, कोई भी ट्रांजेक्शन होगी उसके 2 लाख होंगे। तो चाहे आप सेल्स की ट्रांजेक्शन ले, सेल्स के अंदर अगर आप कैश पे माल सेल कर रहे हैं तो आपकी एंट्री क्या होगी, एक तरफ आपका कैश बढ़ जाएगा तो आपका कैश, दूसरी तरफ क्या होगा, आपका सेल्स रिकॉग्नाइज हो जाएगी। तो दो, हर एंट्री के अंदर 2 लाख होना जरूरी है किसी भी अकाउंटिंग एंट्री के अंदर। तो अब मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं आपको इजीली समझाता हूं कि किस तरीके से आपको अकाउंटिंग समझनी चाहिए। तो किसी भी बैलेंस शीट एंड पी एंड एल के अंदर जो भी मेरी अकाउंटिंग, जो भी ट्रांजेक्शन होती है, जो भी मेरी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन होती हैं, वो मेरे बैलेंस शीट या पीएनएल में जाके इंपैक्ट करती है कहीं ना कहीं। ठीक है, कोई भी ट्रांजेक्शन आप उठा के देख लें वो बैलेंस शीट या पीएनएल के अंदर ही जाएगी। तो बैलेंस शीट या पीएनएल की अगर मैं बात करूं तो 5 चीजें होती है बैलेंस शीट और पीएनएल के अंदर। तो पहले, सबसे पहले अगर मैं बैलेंस शीट की बात करूं तो बैलेंस शीट के अंदर मेरी एक होती है लायबिलिटी, दूसरा होता है कैपिटल, तीसरा होता है आपका असेट्स। अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूं तो उसमें दो चीजें होती हैं। एक होता है आपका इनकम या मैं बोलूं गेन्स, दूसरा होता है आपके एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये 5 चीजें होती हैं आपके किसी भी ट्रांजेक्शन के अंदर। कोई भी आप ट्रांजेक्शन एंट्री मारेंगे तो जैसे मैंने बोला वो पीएनएल या बैलेंस शीट के अंदर जाके इंपैक्ट करेगी। उसके 2 लाख होते हैं, हो सकता है दोनों लाख पीएनएल में इंपैक्ट करे, हो सकता है दोनों लाख बैलेंस शीट में इंपैक्ट करे, हो सकता है एक पीएनएल में इंपैक्ट करे, एक बैलेंस शीट में करे। तो उस तरीके से आपका जो ट्रांजेक्शन होती है कोई भी, वो दोनों या तो बैलेंस शीट के अंदर जाएगी या पीएनएल के अंदर जाएगी। और बैलेंस शीट और पीएनएल के अंदर ये 5 चीजें होती हैं, या तो लायबिलिटी में जाएगी, या कैपिटल में जाएगी, या असेट्स में जाएगी, या इनकम में जाएगी, या एक्सपेंसेस में जाएगी। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो तो इस तरीके से आपका या तो इन 5 हेड में से कहीं ना कहीं जाएगी जाएगी। तो अब अकाउंट समझने के लिए मैं आपको एक थोड़ा सा बाइफरकेट कर लेते हैं, लायबिलिटी, कैपिटल,
एंड इनकम। और दूसरी तरफ मैं लिखता हूं असेट्स, एक्सपेंसेस। तो ये पांचों चीजें हो गई। अब अकाउंटिंग होती कैसे है उसके बारे में समझते हैं, ठीक है। तो कोई भी अगर आपके ट्रांजैक्शन हो रही है, जैसे मैंने बोला, कोई भी आपके बुक्स के अंदर, कोई भी आपके बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन हो रही है, तो वो पांचों में से, इन जगह पांचों हेड में से, मतलब बैलेंस शीट या पी के अंदर जाएगी, और बैलेंस शीट और पी ये पांच चीजों से मिलकर बना है। तो कोई भी अगर ट्रांजेक्शन होगी और अगर वो एक लैग, जो उसका एक लैग है, अगर वो इसमें आ रहा है लायबिलिटी, कैपिटल या इनकम, और इसकी वजह से लायबिलिटी, कैपिटल या इनकम बढ़ रही है ना, अगर वो बढ़ रही है, अगर प्लस हो रही है, देन इन दैट केस वो आपकी डेबिट होगी, सॉरी, देन इन दैट केस वो आपकी क्रेडिट होगी। और अगर वो घट रही है तो इन दैट केस वो आपकी डेबिट होगी। तो पूरी अकाउंटिंग डेबिट और क्रेडिट रूल्स पे चलती है। तो अगर कोई भी इन तीनों में से, ठीक है, कोई भी इन तीनों में से अगर बढ़ रही है तो आपकी क्रेडिट होगी, अगर घट रही है तो डेबिट होगी, ठीक है। वही मैं समझाऊंगा कि किस तरीके से होगी, अभी आप इतना समझ लीजिए। अगर बढ़ रही है तो क्रेडिट, घट रही है तो डेबिट। उसी तरीके से अगर असेट्स बढ़ रहे हैं मेरे तो वो डेबिट होंगे, अगर वो घट रहे हैं मेरे असेट्स या एक्सपेंसेस तो वो मेरे क्रेडिट होंगे, ठीक है। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। पहला एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपने परचेज करा सामान, परचेज करा आपने कैश पर, एग्जांपल दे रहा हूं 10,000 रुपए का। आप एंट्री क्या पास करेंगे? एंट्री आप पास करेंगे परचेज या इन्वेंट्री। अगर मैं बोलूं इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक, आप क्या कर रहे हैं, अभी स्टॉक लेकर आ रहे हैं अपने पास, यानी कि आपके असेट्स बढ़ गए। स्टॉक आपके लिए क्या है? सामान आप लेकर आए, आपके लिए सामान क्या है? आपके लिए वो असेट्स हैं। अगर आप असेट्स लेकर आ रहे हैं तो वो आपके लिए क्या हो गया? आपकी इन्वेंट्री बढ़ गई। टू, अगर मान लीजिए आपने कैश में परचेज करा है, तो जैसे मैंने बोला था 2 लाख जरूर होंगे इसके। तो एक आपका हो गया इन्वेंट्री, एक हो गया आपका असेट्स। कई लोग इसको परचेज में भी डालते हैं, उसके बारे में अभी आप ये समझिए। आप स्टॉक को डेबिट करा आपने, और टू कैश। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको आप डेबिट और क्रेडिट भी लिख दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 लाख हो रहे हैं। एक तो मेरा स्टॉक बढ़ रहा है, समझिए आप, ठीक है। एक जगह पे मैंने जब माल परचेज करा तो क्या हुआ, मेरा स्टॉक बढ़ गया, ठीक है। दूसरी तरफ क्या हुआ, मेरा जब मैंने माल परचेज करा तो क्या होगा, मेरा कैश बढ़ गया, सॉरी कैश घट गया। तो 2 लाख क्या हुआ, एक जगह पे मेरा इन्वेंट्री यानी स्टॉक बढ़ गया, और एक जगह पे मेरा कैश घट गया। अब जैसे कि मैंने बताया था, स्टॉक और कैश दोनों ही असेट्स हैं, दोनों ही असेट्स हैं। और असेट्स कहां पे बढ़ते हैं? असेट्स बढ़ते हैं डेबिट में। तो जब मेरी इन्वेंट्री बढ़ी तो मैंने क्या करा, मेरा स्टॉक बढ़ा तो मैंने क्या करा, उसको मैंने डेबिट करा। क्यों? क्योंकि मेरे जो असेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, कहां पे बढ़ते हैं? डेबिट के अंदर, ठीक है। एसेट्स और एक्सपेंसेस कहां पे बढ़ते हैं? डेबिट के अंदर। और जब मेरा कैश यानी कि जो मेरा असेट्स है, असेट्स मेरा कहां पे घटता है? क्रेडिट के अंदर। ये दोनों दोनों के लिए मैंने लिखा हुआ है। तो असेट्स जब मेरा घटता है, कहां पे बढ़ता है? घटता है मेरा क्रेडिट के अंदर। तो जब मेरा कैश क्या है, मेरे लिए असेट्स है, तो कैश क्या हो रहा है, मेरे पास से कम हो रहा है। जब मैंने 10,000 रुपए का परचेज करा तो एक तरफ में मेरा स्टॉक बढ़ गया और दूसरी तरफ पे मेरा कैश घट गया। तो यहां पे क्या होगा, मेरा कैश क्रेडिट होगा क्योंकि कैश घट रहा है। तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने स्टॉक दोबारा परचेज करा, बट ये उधार में परचेज करा। स्टॉक फ्रॉम राम ₹10,000, ठीक है। स्टॉक अगेन डेबिट, ठीक है, टू राम। राम मेरे लिए क्या है? लायबिलिटी। मैंने राम का अकाउंट एक खोल दिया। राम मेरे लिए क्या है? एक तरफ मेरा स्टॉक बढ़ गया, दूसरी तरफ मेरी लायबिलिटी बढ़ गई। और लायबिलिटी कहां पे बढ़ती है? जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, लायबिलिटी कहां पे बढ़ती है? लायबिलिटी आपकी बढ़ती है क्रेडिट पर। तो यहाँ पे मैं क्रेडिट कर रहा हूं। राम का अकाउंट बैलेंस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ठीक है। स्टॉक का अकाउंट बैलेंस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो दोनों जगह पे बढ़ रहा है। तो स्टॉक मेरा क्या हो रहा है, यहाँ पे डेबिट हो रहा है। तो स्टॉक जब मेरा डेबिट हुआ तो यानी कि 10,000 से मेरा स्टॉक बढ़ गया, और उसी तरीके से मेरी लायबिलिटी बढ़ गई, ठीक है। अब मैं बात करूं, जब मैं इसको पेमेंट करूंगा राम को, ठीक है, राम को जब मैं पेमेंट करूंगा, लेट्स से पेमेंट टू राम, ठीक है, पेमेंट टू राम। जब मैं राम को पेमेंट करूंगा तो क्या एंट्री पास करूंगा? आप पहले समझना, ट्रांजैक्शन को समझना। अब आपको समझ में आने लग गया होगा कि किस तरीके से अकाउंटिंग एंट्री होती है। तो आप खुद समझना, खुद अकाउंटिंग एंट्री करने की कोशिश करना, क्या एंट्री पास होगी मेरी। जब आप राम को पेमेंट कर रहे हैं तो क्या हो रही है? दो चीजें क्या हो रही है, 2 लैक्स मेरे क्या बन रहे हैं। पहला लैग मेरा बन रहा है
एक तो राम जो कि लायबिलिटी मेरी खड़ी हुई थी उसका अकाउंट बैलेंस कम हो जाएगा, यानी कि लायबिलिटी मेरी कम हो जाएगी। ठीक है, लायबिलिटी जब मेरी कम हो जाएगी तो मैं क्या एंट्री पास करूंगा, राम। लायबिलिटी कहां पे कम होती है, डेबिट के अंदर, तो क्या करूंगा, राम को मैं डेबिट करूंगा, राम डेबिट 10,000 से। ठीक है, दूसरी तरफ जब मैंने राम को पेमेंट करी कैश के अंदर, तो क्या होगा, मेरा कैश भी मेरा कम हो जाएगा। एक तरफ मेरी लायबिलिटी कम होगी, एक तरफ मेरा कैश कम हो गया। कैश यानी कि एसेट्स, एसेट्स कहां पे कम होते हैं, क्रेडिट के अंदर। तो देखिए मैं यहाँ पे क्रेडिट कर रहा हूं इसको, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे मैंने 10,000 से इसको क्रेडिट कर दिया। सिंपल सी एंट्री है, इसी तरीके से आपकी एंट्री चलती है। ठीक है, तो ये 2 लाख जो मैं आपको बता रहा हूँ, 2 लाख होते हैं, मिनिमम 2 लाख होते हैं। हो सकता है इसके अंदर 3 लाख भी हो सकता है इसमें 4 लाख हो सकता है इसमें 5 लाख हो, वो डिपेंड करता है किस तरीके की एंट्री है। तो आई होप आपको समझ में आने लगा होगा। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अगर मैं चलूं, मान लीजिए किसी को मैंने सेल्स करी, सेल्स टू राम। ठीक है, तो सेल्स टू राम, सेल्स टू मोहन, कंफ्यूज रहेंगे आप, सेल्स टू रोहन, मोहन ऑफ रुपीज 15,000। तो जब आपने मोहन को सेल करा तो आप क्या एंट्री पास करेंगे, देखो दो यहाँ पे दो इंपैक्ट होंगे। एक तो मोहन से आपको अब पैसा लेना है, मोहन से भी आपने पैसा नहीं लिया, मोहन को आपने उधार पे माल दिया। जब मोहन को आप उधार पे माल सेल करेंगे तो क्या करेंगे, मोहन डेबिट, मोहन डेबिट, क्योंकि आपने क्या करा, जब मोहन से आपको पैसा लेना है तो आप सोचिए मोहन से जब आपको पैसा लेना है तो वो आपका असेट्स है। ठीक है, असेट्स यानी कि आपको पैसा लेना है उससे, इसलिए आपने क्या करा, मोहन को, इसको डेटर भी बोलते हैं हम लोग अकाउंटिंग लैंग्वेज के अंदर, इसको हम डेटर बोलते हैं। तो मोहन को जब आपने क्या करा, डेबिट करा एक तरफ, और दूसरी तरफ आपने क्या करा, जब आपको सेल्स करी आपने, सेल्स किसका पार्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस का। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर दो चीजें होती है, एक्सपेंस और इनकम। तो ये सेल्स होगी मेरी इनकम। तो मैं देखो इनकम कहां पे बढ़ती है, क्रेडिट साइड, तो मेरी सेल्स यहाँ पे मेरी बढ़ गई, तो मैंने क्या एंट्री करी, 15,000। अब मोहन क्या है, मेरा डेटर, या सेट्स भी मेरे बढ़ गए तो ये 15,000। आपने अगर ये रूल याद कर लिया तो आपको अकाउंटिंग करने से कोई नहीं रोक सकता, बहुत इजी है अकाउंटिंग। उसके बाद इवन मैंने जब स्टार्ट करा था अकाउंटिंग सीखना तो इसी रूल के साथ ही करा था, मेरे को भी समझ में नहीं आती थी अकाउंटिंग। गोल्डन रूल जो है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मुझे भी समझ में नहीं आते यार वो लिटरली। ठीक है, और जब मैंने अकाउंटिंग सीखना स्टार्ट करा था तब मैंने इस रूल के साथ सीखना स्टार्ट करा था। ठीक है, तो जब आपको ये रूल समझ में आने लगेगा तो ये बड़ी इजी बन जाएगी आपके लिए अकाउंटिंग। तो कोई एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं इसके अंदर। मान लीजिए आपने फ्रेट का, मतलब आपने भाड़े का कोई खर्चा करा, फ्रेट आपने कोई भाड़ा दिया, ठीक है, ऑफ रुपीज 2,000। ठीक है, इन कैश, आपने कैश में पेमेंट करी है ये वाली। ठीक है, अब आपको 2 लाख सोचने हैं दोबारा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको खुद सोचना है कि किस तरीके से आपकी एंट्री होगी। तो 2 लाख यहाँ पे क्या बनते हैं, एक पहला मेरा फ्रेट का खर्चा। ठीक है, फ्रेट का खर्चा इज माई 1 लाख। ठीक है, दूसरा मेरा कैश, ठीक है, जो कि मेरे से जा रहा है, मेरे पास से जा रहा है, एक तरफ मैं खर्चा कर रहा हूं। तो आपके जो 5 लाख है आपको इसी में से ढूंढना है कि आपका ये पांचों में से कहां पे आइडेंटिफाई होगा। देखो आपका पहला जो है वो एक्सपेंस, ठीक है, दूसरा जो लैग है वो है असेट्स, पहला लैग दूसरा लैग, है ना, या फिर पहला आप इसको बोल सकते हैं, दूसरा, जो भी उसको रखना चाहें। पॉइंट इज कि आपके 2 लैग आपके आइडेंटिफाई हो गए, आपको इन्हीं पांचों में से लैग मिलेंगे, क्योंकि आपके बैलेंस शीट और पीएनएल में ही इंपैक्ट मारना है। जो भी आपकी एंट्री होगी वो पीएनएल और बैलेंस शीट के अंदर ही होगी। तो आपका पहला लैग क्या है, आपका असेट्स, दूसरा एक्सपेंसेस। तो आपको क्या करना होगा, आपके खर्चे बढ़ रहे हैं, तो आपके खर्चे बढ़ रहे हैं तो फ्रेट अकाउंट डेबिट टू कैश। आपका कैश, फ्रेट क्या हो रहा है, फ्रेट एक्सपेंसेस, फ्रेट मेरा बढ़ रहा है तो मैं इसको डेबिट कर रहा हूं। खर्चे कहां पे बढ़ते हैं, आपके डेबिट साइड। ठीक है, तो आपने खर्चे को क्या करा, डेबिट करा यहाँ पर, तो 2,000। कैश आपका कम हो रहा है, जब आपने खर्चा करा तो क्या होगा, कैश आपका कम होगा, तो कैश यहाँ पर आप क्रेडिट कर देंगे। तो आई होप आपको समझ में आने लगा होगा कि किस तरीके से एंट्री होती है। तो यहाँ पे 2 लाख आपको आइडेंटिफाई करने हैं किसी भी एंट्री को करने से पहले। इसको मैं चलते हैं इसको, तो नेक्स्ट कोई एक एंट्री देखते हैं। मान लीजिए आपने अब कोई भी इंटरेस्ट कमाया, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, ठीक है, फ्रॉम बैंक,
बैंक से आपने इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट कमाया, तो एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट क्या है मेरा, इंटरेस्ट इनकम है, ठीक है, पहली चीज एंट्री यहाँ पे मेरी आइडेंटिफाई होगी, पहली क्या है, इनकम। दूसरी तरफ जब आपने इंटरेस्ट उससे लिया तो आप कहां पे लेंगे, बैंक के अंदर, तो बैंक क्या है मेरे लिए, असेट्स, बैंक के अंदर जो पैसा पड़ा हुआ है मेरे लिए क्या है, असेट्स। तो क्या होगा आप देखिए, एक तरफ मेरा बैंक बढ़ रहा है, बैंक का बैलेंस, बैंक का अकाउंट बैलेंस बढ़ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। तो आपके दो लाइन आइडेंटिफाई हो गए, एक आपका असेट्स जो कि बैंक अकाउंट के अंदर गया, दूसरा आपका इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। तो दो लाइन आपके हो गए, एक तो असेट्स, आपके असेट्स बढ़ गए, तो मान लीजिए यहाँ पे आपका 1,000 रुपए की आपकी इंटरेस्ट की इनकम आई, तो आपने सेम यहाँ पर आइडेंटिफाई करके 1,000 प्लस 1,000, और सिंपल सी आपकी अकाउंटिंग है। अगर आपको ये रूल समझ में आ गए, आपको ये रूल समझ में आ गए, तो आपका स्टेप क्या है, सबसे पहले तो आपको ये रूल समझने हैं, पहला स्टेप आपको ये रूल समझने। दूसरा स्टेप, कोई भी आपकी बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन हो, उसके आपको लैग आइडेंटिफाई करने, कितने लैग है मेरे। तो आपने अगर लैग आइडेंटिफाई कर लिए कि कितने लैग्स हैं, उसके बेसिस पे आप अकाउंटिंग कर पाओगे, ठीक है। तो ये बेसिकली अकाउंटिंग होती है। और जो भी इसके बाद, अब यहाँ पे मान लीजिए जो भी मेरा बैलेंस आएगा, जो भी मेरा बैलेंस आएगा, स्टॉक का इतना बैलेंस, जो भी मेरा बैलेंसेस आए, जब ये अकाउंटिंग हो गई सारी, जितने मेरे बैलेंसेस आ गए आखिरी साल के आखिरी में आ गए, वो सारे के सारे मेरे उसके थ्रू मेरा P&L और बैलेंस शीट बन जाएगी उस अकाउंटिंग के थ्रू ही। तो जितने भी मेरे बैलेंसेस खड़े होंगे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, जैसे मैंने बताया था वीडियो के अंदर, कि आपकी जो क्वार्टर वाली जो रिजल्ट्स है, जो मैंने बना रखे हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी लिंक, और आई बटन पे भी आपको मिल जाएगा, तो आप वो जाके देख भी सकते हैं। तो जो भी आपके क्वार्टरली रिजल्ट है, जो भी आपके बैलेंस शीट है, P&L है, वो किसके थ्रू बनते हैं, इसी अकाउंटिंग के थ्रू ही बनते हैं। जब ये आप अकाउंटिंग करते हैं, जैसे उसके अंदर मैंने बता रखा है कि P&L जो होता है आपका पूरे साल का जो भी इनकम और एक्सपेंसेस होते हैं, उसके अंदर वो डिटेल्स आती है। बैलेंस शीट आपका एज ऑन डेट का बैलेंस होता है, जब भी उसको बैलेंस शीट बोला जाता है। तो बैलेंस शीट और जो P&L बनते हैं, वो मेरे इसी अकाउंटिंग के थ्रू बनते हैं। जब मैंने अकाउंटिंग कर दी, जो भी मेरा बैलेंस बच गया, कैश आया गया, जितना भी बैलेंस बच गया आखिरी में, वो मेरे बैलेंस शीट में चला जाएगा। सेल जितनी हुई वो सारी की सारी मेरे P&L के अंदर आ जाएगी। जितना भी मेरा इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट आया, वो मेरा सारा का सारा P&L के अंदर आ जाएगा। जितने मेरे खर्चे हुए सारे के सारे मेरे P&L के अंदर आ जाएंगे पूरे साल के अंदर। इस तरीके से जब जो भी मेरा आखिरी में जो भी चीजें होंगी P&L और बैलेंस शीट की, वो मेरे बैलेंस शीट और P&L में रिपोर्ट हो जाएगी। उस हिसाब से मेरे जो रिजल्ट्स होते हैं, जो भी मेरी बैलेंस शीट होती है, वो P&L होते हैं, वो मेरे बन के खड़ी हो जाएंगी। तो ये वीडियो थी, मेरे को एक बेसिक समझाना था कि आपको अकाउंटिंग किस तरीके से होती है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, कुछ आपको पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।